हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो राजन सीरीज होता है उसको हम लोग उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये जो सीरीज है ये 2024 का सीरीज है। यहाँ पे 2024 संस्करण देख सकते हैं। उसके बाद में कौन सा पेपर है, ये बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेपर नंबर फर्स्ट है। और इसमें इस सीरीज में जितने भी पिछले वर्ष के में आए हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो का आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो दो वीडियो में हम लोग जो है 1 नंबर से कितना क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें हम देख चुके हैं 1 से 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे है वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 कारक, प्रमुख 2 कारक कौन कौन से हैं, बालक का भोजन तथा लैंगिक अंतर। यहाँ पे देखिए वृद्धि, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है, बालक का भोजन। और लैंगिक अंतर जो होता है ये विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, विकास के अंतर्गत आता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर है चिंतन क्या है, चिंतन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। यहाँ देखते हैं चिंतन से आशय, इसका चिंतन का अर्थ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन जो होता है ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है। इसका आधार है प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है। अब जैसे हम लोग चिंता कब करते हैं, जब कोई समस्या, कोई परिस्थिति में कोई समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग चिंतन करते हैं बैठकर कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। और उसके अंत तक चलती रहती है, जब तक समस्या खत्म नहीं हो जाता है तब तक चलती रहती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। यहाँ देखिए चिंतन के द्वारा सीखा भी जाता है। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने, यहाँ पे देखिए करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद में यहाँ पे गिलफर्ड ने क्या परिभाषा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। गिलफर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कल्पना क्या होती है। चिंतन क्या होता है ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कल्पना क्या होती है। 83 नंबर, कल्पना क्या है। मैकडूगल के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कल्पना के बारे में। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यानी दूर की जो वस्तुएं होती है उसका अगर आप लोग चिंतन करते हैं तो वही कल्पना है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, भाषा का ज्ञान होता है बड़ा होते होते, जैसे बालक बड़ा होता है तो ज्ञान होता है तो कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। अब हम लोग देखते हैं तर्क क्या होती है। यहाँ पे देख सकते हैं 84 नंबर, तर्क क्या है। तर्क क्या होता है, तर्क से आशय देखते हैं। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है। यानी पहले जो अनुभव होता है उसको नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क है। मन में जो उद्देश्य और लक्ष्य को रखकर कर्म के अनुसार जो चिंतन किया जाता है उसी को तर्क कहते हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, छोटा रहता है बालक तो तर्क और चिंतन करने की क्षमता नहीं आती है, लेकिन जिस प्रकार से बालक बढ़ता जाता है तर्क और चिंतन करने की क्षमता आ जाती है।
यहाँ पे है तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन जब करता है व्यक्ति तो उसमें तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान होता है। सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे चिंतन करते हैं, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। उसके बाद में है तर्क हम निकालते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। यहाँ पे अगर आयु पूछे तो 11 और 12 वर्ष की अवस्था में जो है तर्क की क्षमता आ जाती है। 85 नंबर देखते हैं। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। या परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है एनास्टासी की है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 86 नंबर। 86 में है बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसमें है व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे हो गया बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती है। ठीक है। वंशानुक्रम जो होता है। उसके बाद में है बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। जो मूल शक्तियाँ होती हैं उसका अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो वंशानुक्रम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट नंबर है बुद्धि पर प्रभाव। ठीक है। बच्चों को यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, IQ में वृद्धि होती है। उसके बाद में व्यक्तित्व पर अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा वातावरण है तो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। 88 नंबर देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे मतलब तीनों पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो अलग अलग जो विशेषताएं हैं, जैसे किशोरावस्था में बालक जो है आत्मसम्मान की भावना रखता है। उसके बाद में काम भावना की परिपक्वता होती है, धार्मिक भाव का उदय होता है और अपराध वृत्ति होती है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? 89 नंबर है पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे परिवार के परिभाषा पूछा है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है। अब यहाँ पे व्यक्तित्व के निर्धारण तत्वों का नाम बताइए। अब क्या क्या तत्व है? उत्तर में देखिए व्यक्तित्व के निर्धारण निम्नलिखित तत्व होते हैं। अब पर्सनालिटी के निर्धारण में किस किस की भूमिका होती है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले क्या होती है? वंशानुक्रम होती है। उसके बाद में है वातावरण होती है, संवेगिक तनाव होता है, समाजीकरण होता है और उसके बाद में शारीरिक तत्व होते हैं। इसके अलावा और भी है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या है? रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी रुचि इंटरेस्ट जो होता है, तो दो विशेषताएं कौन कौन से होते हैं? रुचि ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है। और रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब प्रेरणा को परिभाषित कीजिए, मोटिवेशन को परिभाषित कीजिए। मोटिवेट किस प्रकार से होते हैं इसकी परिभाषा बताना है। तो अब प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह अंग्रेजी शब्द के मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अब प्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। यहाँ पे क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अब प्रेरणा अधिगम का सहायक अंग होता है। यहाँ पे सहायक अंग होता है। उसके बाद में देखते हैं जॉनसन के अनुसार, यहाँ पे जॉनसन के अनुसार क्या होता है प्रेरणा? अब प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है
जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाता है। उसके बाद में देखते हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, यानी बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान होता है। तो आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि आधुनिक समय में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। यहाँ पे बाल केंद्रित है, इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर, बालक को जो है कक्षा में मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसीलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर में है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है। तो यहाँ पे है साक्षात्कार विधि द्वारा। ठीक है, साक्षात्कार विधि उसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, जो आमने सामने दो व्यक्ति बैठकर डिस्कशन करते हैं। एक पूछता है, डिस्कशन नहीं, एक उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें देखिए, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार अगर देखें तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। ठीक है, हमें जो माता पिता से प्राप्त होता है गुण, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। 96 नंबर है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, ये सभी को पता है। कौन कौन से? शैशवावस्था होता है और बाल्यावस्था होता है, उसके बाद में किशोरावस्था होता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में बालक के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग अवस्थाएं जो होती है, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था, इसी का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं? बाल विकास के जो पक्ष होते हैं, पहला हो गया शारीरिक विकास, दूसरा हो गया मानसिक विकास, तीसरा हो गया भाषा विकास और चौथा जो होता है ये संवेगात्मक विकास होता है और पांचवा सामाजिक विकास होता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम कारक है, उसके बाद में वातावरण है, फिर है पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेल कूद है, ठीक है, निद्रा और विश्राम होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर में क्या है, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। जो संवेग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोध होता है, भय होता है और प्रेम होता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा लिखना है। तो अवस्थाएं कितनी होती है आपको पता है। शैशवावस्था का जो काल होता है जन्म से 5 वर्ष होता है। उसके बाद में बाल्यावस्था की अगर देखें तो 6 से 10 वर्ष होता है और किशोरावस्था की 11 से 18 वर्ष। इसमें बाल विकास के अंतर्गत जो अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जन्म से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक किया जाता है। ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ क्या क्या होता है इसको स्पष्ट करना है। ये 19, 22 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं, अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया होती है। अधिगम के द्वारा हम सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरो एवं कुरो के अनुसार इसमें है ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम होता है। उसके बाद में हम 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर में क्या है, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्या क्या अर्थ होते हैं। सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान
वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं। 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर जो होता है, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और दूसरे की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति किसे कहते हैं? ठीक है, मेमोरी किसे कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान को धारण करना ही स्मृति कहलाती है, ठीक है। कोई अगर बात हम लोग ज्ञान सीखे हैं तो उसको धारण करना ही स्मृति कहलाती है। अब यहाँ पे कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो यहाँ पे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। उसके बाद में पावलोव की बात करें तो इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने जो किया था वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पर किया था? ये चूहों पर किए थे। इसको कहते हैं क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद में अवधान क्या होता है? अवधान से आप क्या समझते हैं? तो चेतना का केंद्रीयकरण ही अवधान है, ठीक है। उसके बाद में बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण जो होता है वो क्या होता है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। उसके बाद में चिंतन क्या है? चिंतन जो होता है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होता है। अगर हम चिंतन करते हैं, ये मानसिक मेमोरी द्वारा करते हैं, मस्तिष्क द्वारा, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। जब समस्या उत्पन्न होती है तभी आपको चिंतन करना होता है। और चिंतन के बाद तर्क होता है। तर्क से आप क्या तात्पर्य है? उद्देश्य या लक्ष्यों को मन में रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। ये सब क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, 2022 में आया हुआ है, रिपीटेशन कर रहा है क्वेश्चन। 114 नंबर है, कल्पना किसे कहते हैं? ये भी हम लोग देख चुके हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। 115 नंबर देखते हैं। स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? पहला है सीखना, दूसरा है धारण करना, और तीसरा है पुनः स्मरण, और चौथा है पहचान करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं 116 नंबर है, करंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो यह भाषा विकास की शैशवावस्था में होता है। ये सब 117 नंबर है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। उसके बाद में कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो कोहलर ने बनमानुस के ऊपर किया था, केनेरी नामक द्वीप पर। 119 नंबर है, स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टेनली हॉल ने बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। जनक भी कहा जाता है किशोरावस्था के। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हल ने परबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में 121 नंबर देखते हैं, गुथरी नहीं गुथरी होता है। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। तो इन्होंने समीपता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमको बताना है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने किया है। उसके बाद में देखते हैं सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वाइगोत्स्की ने किया है। जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे लांग में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ये रुचि कहलाती है। ठीक है, 125 नंबर देखते हैं, जब बालक किसी तथ्यकार को दूसरे बालक के तथ्यकार को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो ये निरीक्षण विधि कहलाती है।
126 नंबर, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थांडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? तो ये थांडाइक के प्रयत्न एवं भूल विधि के अंतर्गत आती है। 127 नंबर है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है और फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार शराबित करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए है कि कुत्ते द्वारा लार सराव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपको पता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो ने पावलोव ने किया हुआ है। ये 2019 का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर में है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया है? तो यहाँ पे जो विभाजन किया है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कहते हैं इसे, और व्यवस्थापन, एकमोडेशन। जैसे कोई भी ज्ञान हो गया तो उसमें जो है परिवर्तन करके हम मॉडिफिकेशन करते हैं। कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा 143 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 128 नंबर तक। इसके आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरा अवस्था क्या है? जो चारों अवस्थाएं होती, तीसरा अवस्था जो होता है मूल संक्रियात्मक अवस्था होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड होता है। 130 नंबर देखते हैं, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो जीन पियाजे को जो है विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। उसके बाद में है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाओं के मानसिक योग्यता को वर्गीकरण किया है। तो विषय वस्तु, सक्रिय, उत्पाद पहला हो गया, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद हो गया। उसके बाद में 132 नंबर है, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने अंतर्मुखी, उसके बाद में बहिर्मुखी और उभयमुखी है। 133 नंबर है, 133 नंबर है वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाता है। 134 नंबर है, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। 135 नंबर, सीखने की मात्रा, यहाँ पे सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। 136 नंबर है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अवस्थाएं माना है। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना गया है। 137 नंबर है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत इसे कहते हैं, इन लोगों ने दिया है। 138 नंबर है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है। तो यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गति अनुभव को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको जो कहते हैं इसको तर्क कहते हैं। 140 नंबर है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अप्रेरकों के नाम बताइए। जो जन्मजात अप्रेरक जैसे भूख, प्यास, नींद, होमियोस्टेसिस, तापमान का नियमन, मातृक व्यवहार, काम, पलायन, युत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास्य विनोद, ये जो होते हैं जन्मजात अप्रेरक होते हैं। अब उसके बाद में 141 नंबर देखते हैं, प्राप्तांक को किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? तो इसे जो कहते हैं ये माध्यांक कहलाता है। 142 नंबर है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है?
तो ये स्मृति के अंतर्गत आती है। ठीक है। 143 नंबर है, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। 2023 में आया हुआ है। भौतिक विज्ञान में संतुलन से अप्रय गतिहीनता से है, गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है, मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन होता है। अब यहाँ पे आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। 143 नंबर टोटल सीरीज में क्वेश्चन थे। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 वीडियो में आधा घंटा करके खत्म हो गया है, और इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें, और इसको जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और इसका PDF जो है अब इतना हम पढ़ा चुके हैं ऑब्जेक्टिव का और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पे प्राप्त होगा, ये जो टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम टाइम है आपको PDF सीरीज नहीं मिलता है तो ये PDF आप लोग जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए PDF किस प्रकार से बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से हमने PDF बनाया था। ये देखिए पूरा, ये आप निकलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को उस वीडियो में करेंगे, और जो दिक्कत हो रही हो या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बता देंगे। और व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप जो है चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF या वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।